Hey, hi there. कैसे हैं आप लोग? So guys, in this video we are going to discuss about the most important topic of your syllabus. अब तुषार सर हर बार बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यस बच्चों, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यस आपके जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ये चैप्टर कितना वेटेज रखता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और वेरी स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू बहुत कम आएगा इस चैप्टर से. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे थोड़ा दुख भी लगता है कि ये चैप्टर आपको अब क्यों है. मतलब दिस शुड बी बेसिकली इनटू फाउंडेशन और यू कैन से सीपीटी लेवल में होना चाहिए था, बिकॉज ये बेसिकली टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. बहुत सिंपल से 3 वर्ड्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. स्पेसिफिक जो बीच का वर्ड है ऑफ, उसको तो मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना. मेन 2 वर्ड्स है. पहला वर्ड है इंटरप्रिटेशन. नो व्हाट डज मीन इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपने मेरी क्लासेस बाय की हुई है तो आपने मेरी क्लासेस बाय क्यों की है? जस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग? आपको समझता नहीं है, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, आप बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ है? नहीं. आप चाहते हो कि सर कोई बंदा हो जो आपको क्या करे, उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करके दे. इट्स नथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स नथिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट you are not able to, it may be possible that you may not understand a particular sentence in a particular way. You are not able to understand sometimes that what the author wanted to say. मतलब वो चीज़ क्यों आई दुनिया में, उसका ओरिजिन, उसका पर्पस, उसका जो उद्देश्य है, ये आपको कई बार शायद समझ में ना आए. इस पे गलती आपकी नहीं है, आप कोई बेवकूफ़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि सर कई बार क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ को एक एंगल से ले लेते हैं. वी ऑलवेज से ना, देयर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. तो आप हमेशा, आपके पास जो पहलू है, यू ऑलवेज सी दैट पॉइंट, यू नेवर सी दैट कि इसके ऑपोजिट में भी कुछ और होता है. सो यू नीड टू ऑलवेज सी a coin from 2 sides. वैसे ही every point has 2 angles. I'll give a very good example. Everyone must be aware about a Vodafone tax case. सबको शायद Vodafone tax case के बारे में मालूम है. Vodafone के ऊपर करीब 12,000 के आसपास करोड़ का टैक्स का लायबिलिटी था, जिसमें Vodafone के, आपको शायद सबको समझता होगा, Vodafone इतनी बड़ी ब्रांड है कि उसके पास कम से कम कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, CWS, लॉयर्स, इंजीनियर्स, यू नेम इट, एंड उनके पास मल्टीपल है. अब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और वहाँ पे मैं जाता नहीं मैं. CS तो बहुत होंगे और लॉयर्स बहुत होंगे. इतने लोग होंगे सर कि कम से कम 50-100 की तो टीम गारंटेड होगी इस वोडाफोन में. फिर भी वोडाफोन ने इनकम टैक्स नहीं पे किया, क्योंकि उन जितने लोगों ने लॉ पढ़ा उन्होंने एक अंडरस्टैंड किया कि अच्छा वोडाफोन इंडियन कंपनी नहीं है तो हम टैक्स नहीं पे करेंगे. आई एम नॉट अ कोर्ट, मैं आपको जजमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि वोडाफोन की तरफ से उन्होंने क्या सोचा होगा कि हम, बिकॉज कंपनी इंडिया की नहीं है, हमको टैक्स नहीं भरना है. जबकि दूसरी जो बॉडी है हमारी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स को मैनेज करती है, टेक केयर करती है, उन्होंने बोला वोडाफोन को कि नहीं, आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अब मुझे बताओ, लॉ में तो लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसा होता है. R&OR पढ़ा होगा आपने, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा होगा आपने, R&OR, R&NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 182 दिन में इंडिया में रहे, पिछले 4 साल में 60 डेज रहे, बहुत सारी बातें. मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा तो है, बट वोडाफोन वालों ने उस पॉइंट को किसी और एंगल से लिया और सीबीडीटी ने कुछ और एंगल से लिया. जब दोनों लोग लॉ को ऑपोजिट देखते हैं तो मैटर में होता है क्लैश, एंड जब क्लैश हुआ तो सर जजमेंट कौन दे, वोडाफोन की सीबीडीटी? कोई नहीं देगा सर, क्योंकि दोनों झगड़ा कर रहे हैं. इसलिए मैटर जाएगा कोर्ट में, एंड द कोर्ट हैज अ ड्यूटी टू इंटरप्रेट व्हाट, स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ. लॉ से बेटर वर्ड है रिटर्न विल, वसीयत, क्योंकि जो लॉ मेकर्स थे वो तो चले गए. 1961 में एक्ट बना था, आज से 50-60 साल पहले, वो नहीं है. 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको लगता है उसका ऑथर है आज? नहीं है. मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भारत का, उसकी पता है आपको, हु वाज ओरिजिनेटर? तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक. फिर उसके जो पूरे बता राइटिंग जो किया था, जो कंटेंट डाला गया था, वो डाला था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने. द क्रिएटर, ओरिजिनेटर, ये सब लोग मिलके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और सब लोग BR अम्बेडकर साहब का नाम जानते ही, और वो है ही, वही है मेन. बट ओरिजिन शुरू होता तिलक साहब के द्वारा. फिर अम्बेडकर साहब ने सब कुछ उसके बाद ना स्ट्रक्चर रेडी किया, और सब कुछ जो आप कंटेंट पढ़ते हो, मेजर कंटेंट उन्होंने फ्रेम किया था. उसमें से एक पॉइंट है रिजर्वेशन वाला, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये. इस पर तो आपको मालूम है मूवी बन चुकी है, झगड़े हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं. तो मैं अभी दंगे और झगड़े की बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ कुछ समझाना चाहता हूँ.
कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन. नाउ इनिशियली ही सेड दैट रिजर्वेशन इन आवर कंट्री शुड बी फॉर 10 years, बिकॉज उस जमाने में 4 कैटेगरी बोलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो लड़ाई करेंगे, ठीक है ना, सेना में वगैरह में रहेंगे, देश के लिए रक्षा करेंगे, क्षत्रिय. वैश्य में भी बिजनेस पीपल, बिजनेस कैटेगरी के लोग. और शूद्र मतलब होते थे सबसे नीच जाति के लोग, जो दास का काम, जूते साफ करना, घोड़े साफ करना, ठीक है ना, लोगों की धूल उठाना, उस टाइप के गंदे काम करना, इज समथिंग वॉज फॉर शूद्र. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ऐसे 4 कैटेगरी थी. तो शूद्र मतलब बहुत ही बैकवर्ड कैटेगरी के लोग, ऐसे होते थे तब. मैं आपको लगे तो कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ. मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर डेज. फिर अम्बेडकर साहब ने बोला कि सर जब हमारा इंडियन संविधान आ चुका है उसके बाद से ऐसी 4 कैटेगरी रहेगी नहीं, सब समान रहेंगे. और ये जो बैकवर्ड लोग हैं, ये जो पहले से बैकवर्ड है, इनको आगे लाने के लिए हमको इनको क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन. रिजर्वेशन बहुत अच्छी सोच थी, बट जब इन्होंने बनाई थी तब से लेके अब तक चल रही है. अब इसके पीछे क्या मंशा होगी, ये तुषार पहाड़े कैन एक्सप्लेन यू, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन यू परफेक्टली, बिकॉज मैं उसका ओरिजिनेटर नहीं हूं, मैंने नहीं बनाया उसको. मेरे को मालूम नहीं कि अम्बेडकर साहब ने क्या सोचा था, मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि उन्होंने क्या सोचा था. आई कैन ट्राई 99%, बट अगेन 100% मेरे से तो क्या, जो बंदा क्लेम करता है ना सर कि मैं आपको बता दूंगा 100%, सॉरी बॉस, झूठ बोल रहा है. बिकॉज वी एज अ कोर्ट ऑल्सो, कोर्ट में भी आपको सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट, हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते सर, हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या बोला गया था. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट. मैं जो बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखते हुए चलने, ठीक है ना. इफ आई ट्राई टू मेक समथिंग, एक एग्जाम्पल बनाता हूं. सबको शायद मालूम होगा ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सब लोग ध्यान रखना इसको अच्छे से और बना लेना बाद में. इसके 3 पिलर्स होते हैं, इसके 3 पिलर होते हैं, ठीक है. सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है. दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन विच इज नोन एज जुडिशरी, ठीक है. ये 3 वर्ड्स आप समझ लो अच्छे से, ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये आते हैं किसमें, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. नो क्या है इसके तीनों के मतलब समझ लेते हैं एक बार अच्छे से. व्हेन आई एम सेइंग लेजिस्लेचर का मतलब होता है बेसिकली टू मेक लॉज, लॉ बनाना, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, टू इम्प्लीमेंट इट, इम्प्लीमेंट करना उसको. बट इनका काम होता है टू सेटल, सेटल. जैसे लेट मी टेल एग्जांपल लेते हैं, आईसीएसआई, आईसीएसआई विल कम अंडर विच कैटेगरी, व्हाट यू थिंक. यहां आएगा आईसीएसआई कि एकदम उधर आएगा लेफ्ट साइड, आईसीएसआई विल कम इनटू दैट कैटेगरी. आईसीएसआई एक्ट भी है, पूरी चीजें. तुषार पहाड़ी विल कम इनटू सेंटर, यहां पे आएंगे हम लोग. क्यों आएंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सर आईसीएसआई जो चाहता है वो हम लोग पढ़ाते हैं. आईसीएसआई ने बोला तुषार सिलेबस ओल्ड था, बोला ठीक है सर वही पढ़ाएंगे. आईसीएसआई बोला सर नया सिलेबस आ गया, बोला ठीक है सर वो पढ़ाएंगे. आईसीएसआई कल से बोलेगा सर कि एमसीक्यू गायब, ठीक है सर गायब. वो बोला नहीं सर कंप्यूटर में एमसीक्यू आएगा, ओके सर आएगा. जैसा बोलेगा आईसीएसआई वैसा हम करेंगे. जैसे मैं, क्योंकि मैं सीएस हूं, वैसे आईसीएआई ने भी बोला था भी कि इसका हट जाएगा, ईआईएस एसएम आएगा, ठीक है आ जाएगा. ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट थे, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 3 4 हो जाएंगे, ठीक है सर आ जाएगा. जो सीपीटी का नाम था वो क्या हो जाएगा आपसे, फाउंडेशन, ओके सर हो जाएगा. तो वी पीपल एंड द सेंटर आर द पीपल हु एग्जीक्यूट इट. हम लोग सब कुछ करते नहीं है, हम लोग कुछ प्लान नहीं करते. हम लोग जो उन्होंने बोला था पार्लियामेंट ने, अब इसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, ठीक है. तो हु आर दे आर पार्लियामेंट, यहां पे लॉ बनता है, ठीक है. दिस इज गवर्नमेंट एंड दीज आर द कोर्ट्स. अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं. जैसे एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कौन सी कैटेगरी में आएगा, इट विल कम इनटू लेफ्ट साइड एक्ट के. सीबीडीटी विल कम अंडर सेंटर एंड कोर्ट विल कम अंडर थर्ड. वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू. एग्जाम्पल 1 हो गया. एग्जाम्पल 2, कंपनीज एक्ट 2013, ये कहाँ आएगा,
कंपनी 2013, ये कहाँ आएगा? पार्लियामेंट में। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये कहाँ आएगा? सेंटर में। और NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कहाँ आएगा? इधर में। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? ये जो फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया आपको, ये बहुत ही बेहतरीन है और आपको समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से यहाँ पे देखते हुए, ठीक है। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन, तो एक बार आप इसको देख सकते हो अच्छे से। देखो आप अच्छे से क्या बोला मैंने। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, वो लॉ बनाता है। उसके बाद लेजिस्लेचर, तीन मैंने बताया आपको, तीन पिलर्स है हमारे पास। पहला पिलर होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो व्हाट इज लेजिस्लेचर? उसका मेन काम होता है लॉ बनाना, मेक लॉज। पार्लियामेंट में लॉ बनता है हमेशा, इसलिए मैंने वहां पे पार्लियामेंट लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना। सेंटर में आता है गवर्नमेंट, द पीपल हु एग्जीक्यूट इट, दैट इज द पीपल हु इंप्लीमेंट द लॉ। और थर्ड वन इज नोन एज द कोर्ट, द पीपल हु सेटल द मैटर। तो जैसे इनकम टैक्स वाला मैटर लिया था मैंने आपको, याद है वोडाफोन वाला? तो वोडाफोन जो टैक्स केस है, वो टैक्स केस सेटल कौन किया? कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट फॉर दैट मैटर, जो भी कोर्ट्स हो, वो तो खैर बात की बात है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि देयर आर थ्री पिलर्स, जैसे बोलते हैं तीन भगवान है हमारे सृष्टि में, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द पर्सन हु इज क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा भगवान। तो ब्रह्मा, फिर दूसरा विष्णु भगवान, हु हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा हो कंट्री में। तो वो कंट्री में था, कंट्री में नहीं, पृथ्वी में, तो बेटर वर्ड रहेगा। तो विष्णु का अवतार, विष्णु जो है वो कृष्ण बन के आए थे, विष्णु जी है जो राम बन के आए थे। अलग अलग अवतार लेके वो धरती पे आते हैं सब कुछ बचाने के लिए, है ना। और महेश मतलब शंकर भगवान। जब तक सब ठीक चल रहा हो तो वेरी गुड, जहाँ दिमाग खराब हुआ, उनका खोपड़ा फिरा तो तांडव हो जाएगा बॉस, पंगे हो जाएंगे अगर लॉ फॉलो नहीं किया तो वैसे ही हमारे यहाँ पे महेश मतलब है कोर्ट्स, ठीक है ना। विष्णु भगवान मतलब हमारे गवर्नमेंट के लोग, जो बॉडीज है जो एग्जीक्यूट करती है, वो खुद प्लान नहीं करती, वो एग्जीक्यूट करती है। MCA या फिर NCLT वगैरह हमने आपको समझाया जो भी। और सबसे ऊपर में होता है पार्लियामेंट, जो लॉ बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया विष्णु भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा, तो ये जो एग्जाम्पल दिया थोड़ा सा एक अजीब सा था, लेकिन यस बहुत रिलेट करते हैं इस चीज़ को कि जैसे हमारे सृष्टि के, हमारे यूनिवर्स के तीन गॉड है मेन, वैसे हमारे भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए तीन इंपॉर्टेंट और जैसे एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार आप फ्यूचर लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे कि और भी जो बात है इसके अंदर में इंटरेस्टिंग है। चलिए भाई, हो गया कि लिख के बड़े आगे अब। ठीक है, चलिए। तो आई गेस आप समझ गया हूँ कि अच्छे से मेरी बात को, जो मैं आपको समझाया कि व्हाट इज बेसिकली ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो तीन पिलर मैंने आपको बना के दिखाया। दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थ्री पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। सिंपल से एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, विल टेक वन मोर एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे। कैपिटल ऑफ आवर इज लार्ज, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मन में अपने। व्हाट इज द स्टेटमेंट? कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज, ठीक है। दो तीन बार मन में बोल के देखो एक बार, कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज। एंड डू टेल मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज, ये जो लाइन आप देख रहे हो सामने में, ये लाइन क्या है? मतलब ये जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या चीज है? लार्ज वर्ड, वो भी कैपिटल वर्ड से। व्हाट डज इट मीन? कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज, क्या है इसका मतलब? क्या आपको लग रहा है कि ये दिल्ली की बात हो रही है? क्या ये इंडिया के GDP की बात हो रही है? क्या है ये? इज इट अबाउट दिल्ली, इज इट अबाउट GDP, और इज इट अबाउट बोथ? आई कैन टेल यू, इस पे से आधे बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, उस पे से कुछ लोग सोचा होगा सही तो दिल्ली है। कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज, हमारे देश की राजधानी कैपिटल बड़ा है, दिल्ली बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। सम पीपल माइट हैव थॉट अबाउट GDP, कि सर हमारा नेशनल इनकम कैपिटल फॉर्मेशन काफी ज्यादा है, ये भी सही है। अगर आप बात कर रहे हो ज्योग्राफी की, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो,
सेम लाइन का मीनिंग अलग अलग है. अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली नो डाउट आंसर क्या है, ऑब्वियसली दिल्ली. बट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आंसर क्या है. एंड लेट मी टेल यू फॉर योर सरप्राइज, कैपिटल वर्ड हैज अनदर 2-3 मीनिंग्स. जैसे एक वर्ड मीनिंग का होता है राइट इन कैपिटल लेटर्स. जैसे ये लिखा है मैंने तुषार, ये मेरा नाम लिखा है मैंने, कि कौन से लेटर में, कैपिटल लेटर में. और ये कौन सा लेटर हो गया, ऑब्वियसली ये हो गया स्मॉल. कैपिटल लेटर्स. कैपिटल का मतलब क्या होता है. चौथा होता है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा ऑब्वियसली अकाउंट्स. अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ आइटम, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर. व्हाट इज कैपिटल नेचर इन दैट, लॉन्ग टर्म फॉर मोर देन 1 ईयर, जिससे असेट्स बढ़ती है, रेगुलर नहीं होते, रिकरिंग नहीं होता. कैपिटल नेचर आइटम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट एक वर्ड कैपिटल की 4 मीनिंग है. दिल्ली भी हो सकता है, देश की पूंजी कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल वर्ड का नेचर का आइटम स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स ये भी हो सकता है, और नेचर भी हो सकता है. अगर आप सेबी पढ़ रहे हो ग्रुप 2 में, CMSL आपके सिलेबस में कभी CMSL आएगा आपको, या फिर CMSL भी नहीं बोलूंगा, सेबी सुना होगा आप सबने. सेबी के वर्ड में एक होता है कैपिटल मार्केट, मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. और व्हाट इज कैपिटल मार्केट, मार्केट फॉर मोर देन 1 ईयर इज कैपिटल मार्केट. कैपिटल वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं बच्चों, कितने अलग अलग मीनिंग होते हैं कैपिटल वर्ड के. तो बस वही मैं को बोलना चाहता हूँ कि सर हर तरह की चीजों का मतलब अलग होगा. आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स भी, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं, पीके मूवी देखी होगी आपने. पीके मूवी में एक सीन होता है, वो पीके जो होता है आमिर खान, वो जेल में बंद होता है एंड अनुष्का शर्मा उसको मिलने जाती है. एंड देन वो बताता है पीके कि हमारे ग्रह में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके ग्रह में तो एक एक वर्ड की कितने मीनिंग होते हैं. फिर उससे पूछता है अच्छा, ही एक्सप्लेन द वर्ड अच्छा, और देखो कैसे बोलता है वो, अच्छा मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो गया, अच्छा तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अच्छा तो ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला हो गया. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस मूवीज एग्जांपल, कि एक वर्ड को कितने तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस. लाइन की मीनिंग अलग अलग होता है, हर तरह को इंटरप्रेट करना जरूरी है. ठीक है ना, इंटरप्रेट करना जरूरी है. आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपके साथ में, लेकिन हम टॉपिक पे आते हैं सामने आपके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे अब. चलिए, सो दिस स्टडी रिलेट्स टू द वर्ड स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स को. सो देयरफॉर इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. स्टैट्यूट क्या होता है, जो मैंने आपको बोला ना, स्टैट्यूट मतलब लॉ, बट विल डिस्कस दैट. डॉक्यूमेंट क्या होता है, अब डॉक्यूमेंट अलग होता है हमारे इसलिए, और देखो फिल्म मेकर वालों की डॉक्यूमेंट्री मूवी अलग होती है, उसका वर्ड मीनिंग अलग होता है. ऐसा डॉक्यूमेंट्री मूवी का मतलब ये थोड़ी कि डॉक्यूमेंट होती है एक और उसकी मूवी बनाई है, ऐसा नहीं. ठीक है ना. इंस्ट्रूमेंट, ये देखो कितना बढ़िया वर्ड है इंस्ट्रूमेंट. अब हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बट इफ यू टॉक टू अ सिंगर, नॉट सिंगर एक्चुअली, अ पर्सन हु इज इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, उसको पूछो डू यू हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स, ही से हाँ आई हैव गिटार, आई हैव फ्लूट, आई हैव पियानो, आई हैव ड्रम्स. इफ यू टॉक टू द पर्सन हु इज इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब कुछ और, हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब कुछ और. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोलना चाहता हूं मैं. हर चीज के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है. डीड, कई बार बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं गुड डीड्स, अच्छे कर्म किया करो. गुड डीड अच्छे कर्म, बैड डीड्स बुरे कर्म. तो अच्छे और बुरे कर्म इज डीड्स. बट हमारे भाषा में डीड मतलब पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिव डीड. डीड मतलब एन एग्रीमेंट. मीनिंग अलग हो गया हमारा. आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं. मैं आपको एक ही पैराग्राफ में अब तक की पूरी झलकी दे चुका हूं कि सर हर चीज को समझने का एक तरीका होता है, और 10 लोग उस चीज को 10 तरह से समझते हैं, अलग अलग मीनिंग आता है. ठीक है ना. एनीवेज, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का जनरल मतलब तो होता है लॉ, बट लॉ के भाषा में लिखा होता है रिटर्न विल. वाई आई एम यूजिंग द वर्ड रिटर्न विल. रिटर्न विल मतलब वसीयत. रिटर्न विल मतलब वो वसीयत जो लिखी हुई है, वो वसीयत जो कि हमारे पूर्वज, हमारे ऑथर्स बना के चले गए. एग्जाम्पल मैंने दिया आपको डॉक्टर अंबेडकर साहब का. ही मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नो मोर. पर उनका लिखा हुआ संविधान तो हमारे पास आज भी है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी है, कितने सारे, इंडियन स्टैंप एक्ट, कितने सारे कानून हमारे पास अभी भी चल रहे हैं, पुराने वाले, और चल रहे आगे भी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सर ये जो
एक्ट है बना हुआ, जो बनाने के बाद वो जो ऑथर है उसके वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट देन उसके पीछे की मंशा हमको जाननी जरूरी है, ठीक है ना। एनीवेज, तो एक्ट बनता है नॉर्मली पार्लियामेंट में, सब आप जानते ही, हमने बात कर लिया था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नेवर डिफाइन द वर्ड स्टैट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी आपको स्टैट्यूट वर्ड देखने नहीं मिलेगा, इसलिए शायद कई लोगों को मैं बोला कि स्टैट्यूट का मतलब लॉ, अच्छा लॉ समझ में आ गया, बट स्टैट्यूट वर्ड ज्यादा इंग्लिश वर्ड या यूज्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज ये भी हमने बात कर लिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अब देयर इज अ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें डॉक्यूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस के थ्रू उन्होंने लिया, मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखो पहले तो डॉक्यूमेंट मीन्स अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन और प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर ये देखो, ये मेरे पास एक सामने में आप देख सकते हो, ये एक एटीएम कार्ड आया हुआ है, अभी आज ही मैं देख ही रहा था इसको, तो एटीएम कार्ड आया हुआ है सामने में, इसके ये पूरी चीज आई हुई है, ठीक है, आप देख पाएंगे शायद, आई डोंट नो, तो आपको ये आया हुआ है। अब इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन के अंदर एक्टिवेट करना है अपने इस चीज को। अब ये डॉक्यूमेंट है क्या, और ये डॉक्यूमेंट है, और इसके पिन मुझे एसएमएस में आया होगा, वो भी डॉक्यूमेंट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर ये मेरा चेकबुक हो गया, ये चेकबुक हो गया, डॉक्यूमेंट है ये। डॉक्यूमेंट मतलब हर वो चीज, ठीक है, पढ़ो फिर से। अब पेपर जो मैं आपको दिखाया, और अब मटेरियल, मतलब एसएमएस आया तो वो पेपर नहीं है, बट मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई बात की मालूमात, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, प्रूफ या एविडेंस। और डॉक्यूमेंट को ज्यादा बेटर समझाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो आपको मैंने बोला अभी। And according to that, document means any matter expressed or described upon any substance or by letter, figures, marks or by more than those meaning intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। मतलब कुछ भी चीज, यहाँ तक सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है, it can be example of document। Anything which has a permanent nature which can be shown or proven in the future is an example of document, ठीक है, सिंपल सा। एग्जाम्पल देखो, बहुत से एग्जाम्पल्स है, प्रिंटेड, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट, एक फोटोग्राफ पिक्चर भी निकालना डॉक्यूमेंट है, वीडियो का फुटेज डॉक्यूमेंट है। मेरा वीडियो जो आप देखते हो ये डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, नहीं डायलॉग चेंज हो गया मैंने मैं जो बोलता हूँ वो क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। क्लास में कैसा होता है, आपको जो सर ने बोला वो बोल दिया, आपने सुना नहीं सुना, नेक्स्ट डे क्या होता है, कुछ सबूत नहीं है, मतलब ही सेड समथिंग इन द क्लास, उससे कुछ बुरा, अभी जैसे मैंने आम्बेडकर साहब के बारे में बोला, आई यूज सम एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। अब इसमें से मैं जो भी बोला मैंने सोच समझ के बोला, क्योंकि मेरे डायलॉग से ये पूरी इंडिया दिख रही है, एंड इट बिकम्स एविडेंस। तुषार पहाड़ ने कुछ बोला था, इसको मैं मिटा भी सकता नहीं, बट ओरल कभी भी मिट जाता है। तो डॉक्यूमेंट्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबूत के लिए, कभी भी कोई भी चीज को फ्यूचर में प्रूफ करना हो तो, ठीक है ना। और हमारे पास एक एक्ट भी आपको मालूम होगा, हमारे सिलेबस में एक एक्ट है, जनरल क्लॉज एक्ट, जहां पे किसकी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती, यहां मिलती है, ठीक है ना। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 डिफाइंस द वर्ड डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। रिटन इज ये वाला हो गया, पर सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप है वो क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड, एक जेस्चर करना, कोई इशारा करना, ऐसा करना। वो मूवी देखी होगी अपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वो इशारे होते थे, गुड, ऑल ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो इशारे होते हैं, वो इशारे भी हमारे लाइफ में कई बार मैटर करते हैं, जेस्चर्स जिसको बोलते हैं, एंड दैट जेस्चर्स इज एग्जांपल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट मी, ठीक है, बिकॉज वो एक तरीका है जिसको डिस्क्राइब करते हैं, बट दैट शुड हैव बीन इन लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और एनी ऑफ मोर ऑफ द मोर मीन्स विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एंड विच मे बी फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अगर वो जो मूवी मैंने वो यूज किया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें व्हेन दे यूज फॉर ईच अदर, वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, बट वो उसकी जो फुटेज बनाई जाती है, पिक्चर, रिकॉर्डेड फॉर्म, वो बन जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर डॉक्यूमेंट के 4 खास फीचर होते हैं, एक बार ये देख सकते हैं, इजी है यहां से ज्यादा, तो मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस एंड मीन्स। समझ में आया नहीं वो ऑब्वियसली, पढ़ते अच्छे से, ठीक है ना। मैटर इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट इज यूसेज विद द वर्ड एनी shows that the definition of document is comprehensive। एनी याद है आपको, क्या लिखा था यहाँ पे, इंक्लूड एनी, तो एनी वर्ड बोलते बराबर मैटर हो जाता है कि इट्स कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, इट्स नॉट अ नैरो डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। द सेकेंड एलिमेंट मस्ट कंटेन म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस एम्प्लॉयड ऑन द सब्सटेंस, मतलब वो रिटर्न होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कुछ भी रिकॉर्डेड नेचर होना चाहिए। सब्सटेंस जिस चीज का नेचर हो, परमानेंट फॉर्म, ये वाला परमानेंट। मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट,
जो होना चाहिए वहां पे अवेलेबल। और चौथा है मीन्स, जरिया, ठीक है, जरिया, जैसे कि किस जरिए से मैसेज पास हुआ। जैसे सीसीटीवी कैमरा बोला मैंने तो वो वीडियो कैप्चर हो गया, ये वीडियो फुटेज हो गया जो आप देख रहे हो, तो ये मीन्स हो गया, जरिया हो गया, ठीक है ना। एसएमएस व्हाट्सएप इज अ टेक्स्ट हो गया। तो लाइक दिस इट कैन बी फिगर्स, मार्क्स, सिंबल विच कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल, ठीक है। तो ये भी एक बार आप इसको थोड़ा सा फटाक से ये 4 वर्ड या ये डायग्राम को एक बार आप अंडरस्टैंड करते हुए बना लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके और चीजों में, ठीक है ना। चलो विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट देन, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने बताया आपको कि इफ यू टॉक टू एनी म्यूजिशियन, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट अलग है, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली अलग है। तो आपको सबको समझ में आता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इट कैन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, स्टैम्प, वट एवर, ठीक है। एक बार देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कन्फर्म a right or record as a fact. It's a formal writing of any kind, such as a form of agreement, deed, charter, or record drawn up or executed, that is bill of exchange in technical form. It also means a legal formal document having legal effect, either as creating liability or as affording evidence on it. So any instrument, it can be a document which creates a liability or right. For us it's a liability, for you it can be right, like that, ठीक है। Indian Stamp Act 1899 states that instrument includes every document by which any right or liability is purported. Right or liability. Again, I am saying there are two people. On one part it is right, on one part is a liability. Even the moment you purchase my lectures on my website, the moment you purchase lecture from website, you get a receipt. You purchase a ticket from makemytrip.com, you get a ticket, a receipt. The moment you get a receipt, it's a liability on that part, that they need to carry you, accompany you when you travel on a train or a whatever flight, and it's a right of you people that you have paid a fees, that you have a right to travel on that particular flight. तो बोलते हैं राइट और लाइबिलिटी दोनों अटैच होती है, एक बंदे की लाइबिलिटी होगी, दूसरे बंदे का राइट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। डीड अगेन ऑलमोस्ट सेम लाइक का इंस्ट्रूमेंट, बट डिफरेंस होता है थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं। Deed is an instrument. Deed is an instrument, so it's a common thing. But then थोड़ा सा difference है. Purporting to effect some legal disposition. Legal disposition. Simply stated, deeds are instruments. Though all instruments may not be deed. Perfect. All contracts are agreements, but all agreements are not contract. हर इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होता, पर हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। However, इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू बी मेड बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स एंड डीड। तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम ही मानते हैं, पर फिर भी डीड और इंस्ट्रूमेंट में एक डिफरेंस हल्का सा, जैसे अभी मैं बताया मैंने आपको कि इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट, एनी रिसीट। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो मेरे पेपर पे मुझे लिख के आया कि तुषार पहाड़े आपको ये एटीएम कार्ड मिला हुआ है और ये आपका एटीएम कार्ड का राइट है वगैरह, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बट ये कोई डीड वीड नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज चलो फिर 2 वर्ड और पढ़ते अच्छे से। एक है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ वी डिस्कस एवरीथिंग रिसेंटली ऑल्सो। एक बार आप देखते चलो अच्छे से बुक में भी क्या क्या लिखा हुआ है, एंड समझ जाएंगे आपको कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। द बाय इंटरप्रिटेशन इट मीन द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट, एवरीथिंग यू विल रिवाइज नाउ, आपको मैं सब बता चुका हूँ। द कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर through the medium of authoritative form in which it is expressed. Again I'll repeat one more time. It means a process by which court authority seek to ascertain, they are trying to find out. कोर्ट को भी पता करना पड़ रहा है, कोर्ट को भी नहीं पता कि अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, कोर्ट को भी नहीं पता कि अन्ना हजारे ने क्या बोला, कोर्ट को भी नहीं पता कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला। कोर्ट को नहीं पता कि उस समय जो पार्लियामेंट थी 1947 में, तब क्या हुआ था, तब क्या प्लान हुआ था, नेहरू साहब ने क्या बोला था, महात्मा गांधी जी तब उसमें क्या चाहते थे। हमको मालूम है, बट हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, क्योंकि सर हम सब नहीं थे उस समय, ठीक है। हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं पता करने का। वी सीक टू असर्टेन, लाइन नंबर 2 देखिएगा, द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ ऑथोरिटेटिव फॉर्म इन विच, सबसे बड़ी लाइन वो ध्यान देंगे, इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। सबसे बड़ी बात है उस फॉर्म में बताना जिस फॉर्म में उन्होंने उस समय एक्सप्रेस किया होगा। आपको क्या ठीक लगता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट यू लाइक इज नॉट इंपॉर्टेंट,
what is more important is what they thought. पूरा पढ़िए आगे. Simply stated, interpretation is a process by which the real meaning, I am not asking the meaning, I am asking you the real meaning of an act or a document and the intention behind the law. बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूं मैं आपको. इंटरप्रेट करने का मतलब होता है लॉ का, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब चाहते हो कोई चीज को तो उसके पीछे की रियल मीनिंग क्या है. रियल मीनिंग, मीनिंग नहीं, रियल मीनिंग. ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से आप. इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रूज मतलब मैं बताता हूं आगे आपको. एब्स्ट्रूज वर्ड राइटिंग एक्सेट्रा. एब्स्ट्रूज वर्ड याद है, कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज. ऐसे वर्ड जो कि एनोमॉलीज है जिसमें बहुत सारी, जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसके एक वर्ड के 3 मीनिंग हो सकते हैं, एक लाइन के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं. और ऐसे में आपको कंफ्यूज हो रहा है कि सर मैं कौन सा चूज करूं, तो फिर से लाइन पढ़ते हैं. इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूज वर्ड्स या फिर सिंबल्स, ये जो भी कुछ है, मेकिंग आउट देयर मीनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम इन अ स्पेसिफाइड मैनर. अब कैपिटल वर्ड के 5 मीनिंग्स है, बट जब आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स तो व्हाट इज कैपिटल, इट मीन्स मनी. बट अगर आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी तो कैपिटल का मतलब होता है राजधानी. सर आप इतने तो इजी बता रहे हो सर. हाँ, तो ऐसे और भी जो वर्ड्स होंगे जहां जहां पे किसी वर्ड के डबल या ट्रिपल मीनिंग होंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे, वहां पे मैं नहीं, कोड बताएगा कि इस समय इसका मतलब ये था. आई विल प्रूव इट एवरीथिंग. ये चैप्टर बहुत बड़ा है और आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं इसमें सब कुछ. अ पर्सन इज देयरफॉर बाय एडेड इन आर्गुइंग, contesting or interpreting the proper significance of a section, proviso, explanation or schedule of an act or a deed document or instrument. तो किसी भी deed document को अगर आपको क्या करना है, explain करना है. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आखिरी 2 लाइनें. A person is there by aided मतलब help मिलेगी उसको. In arguing, तो when you want to argue in a court, he need to have some supporting. तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. A person is there by aided in arguing, तो argue करना है. Contesting, कोई चीज को, अपने बात को सामने रखना है और उसको फॉर्मली बताना है. इंटरप्रेट करना है. प्रॉपर सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेक्शन, प्रॉपर सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेक्शन आपको बताना है कि सर इस सेक्शन का मतलब ये था, ये सब सेक्शन ये था, या उसका प्रोविजो ये था, एक्सप्रेशन ये बोलता है, ये कोई डीड का मतलब ये था, या ऐसा था. जो भी आपको स्ट्रांगली बोलना है, फॉर दैट यू नीड द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन. अधूरे नॉलेज से आप कभी भी डिबेट नहीं कर पाएंगे. अगर आप कभी मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है कि हाँ एकदम जोरदार बता रहे, क्योंकि सर अपने को एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठोक बजा के बताते हैं कि ऐसा होगा. तो ये जो आपको जब इतना कॉन्फिडेंटली बोलना होता है तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग बैकग्राउंड. बिना स्ट्रांग बैकग्राउंड के आप नहीं बोल पाओगे. तो बस वही आंसर है. कभी आप बोलो, मैं आपको बोलूंगा स्टेज पे जाके खड़े हो बात करो, तो आपको डर लगता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड. आपको नहीं जमता है, आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, तो आपको नहीं. ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, बैकग्राउंड प्रॉब्लम थी, बट जैसे से आप 2-4 बार 6 बार स्टेज पे जाओगे, आपका स्टेज फिर हट जाएगा एंड स्ट्रांग हो जाएगा. अब सर आपको कोई भी भेजेगा, आप कर सकते हो परफॉर्म. वैसी वाली बात हो गई. तो व्हेन यू वांट टू आर्ग्यू समथिंग, यू नीड टू हैव अ थॉरो बैकअप. होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, और वो होमवर्क तब प्रॉपर होगा जब आपको एक एक वर्ड का पीछे का ओरिजिन पता होगा, तब आप डिबेट कर सकते हो. ठीक है. इस क्वेश्चन बहुत ही घटिया तो नहीं बोलूंगा मैं, इररिलेवेंट है पढ़ाने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो सर अब मैं आपको क्या समझाऊं, व्हाई टू इंटरप्रेट क्यों करना पड़ता है. एक पैर का बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. इट्स अ फैमिलियर प्रोसेस ऑफ कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू द स्टैट्यूट लॉ. इंटरप्रिटेशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ एन इनहेरेंट नेचर ऑफ लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ. बिकॉज हम किसको भगवान मानते हैं, हमारा लॉ को, और वो इनहेरेंट होते हुए आ रहा है, मतलब पूर्वजों से आ रहा है. The process of statute making and the process of interpretation of statute takes place separately from each other, and there are 2 different agencies are concerned. क्या थे, लॉ बनाना और लॉ को एक्सप्लेन करना. डायग्राम तो आपको याद हुआ ये वाला, ठीक है ना, जो मैंने आपको बना के दिया था. इट्स a duty of parliament to make the law, it's a duty of government to execute the law, right? Anyways, judicial determination of questions of law requires the use of material of various types depending on the nature of question. इसे बहुत सारी बातें मैं इसको थोड़ा सा स्किप करते चलता हूँ. ठीक है, ये लाइन पढ़ते हैं. In the interpretation of statutory provisions, the material used will naturally have a sharply legal character as distinct from the application of a general common law, and that's why its greater accuracy is required. क्योंकि आप ऐसे रैंडम तुक्का नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा. You are not supposed to say in the court ऐसा हुआ होगा. You can't say the word logical.
तुषार सर आप तो खुद ही लॉजिकल हो। नहीं, मैं ये वाला लॉजिकल हूँ। ठीक है ना, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिक शुड बी ऑलवेज देयर विथ लॉ। सिर्फ तुक्के मार के लॉजिक नहीं लगाता पड़ता, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ऐसी बातें मैं कभी नहीं करता। इसके पीछे ये लॉजिक होगा, ये आपको बताता हूँ, और ये होता है। तो दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। चलिए, सो ये भी एक बार ध्यान रखेंगे, आपको समझ में बेसिकली आ गया होगा, ठीक है ना। नाउ विल कवर वन मोर टॉपिक इन दिस वीडियो एंड देन विल टेक अ ब्रेक एंड देन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस लेटर पॉइंट, बट अभी ये वाला पढ़ लेते पहले एक बार, ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, पहले तो देख लो अच्छे से पहले, तो फिर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो आप देखोगे तो वहां पे लिखा होगा आपको लीगल, उस साइड में, ठीक है ना। तो लीगल सबसे पहले आपको देखने मिलेगा, और दूसरा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डॉक्ट्रिनल। लीगल एंड डॉक्ट्रिनल दो टाइप के क्या होता है आपके पास सोर्सेज होते हैं, ठीक है। लीगल, डॉक्ट्रिनल। लीगल के अंदर में फिर दो है, ऑथेंटिक एंड यूजुअल, एंड डॉक्ट्रिनल में फिर दो है, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। अभी 4 वर्ड है, समझ में कुछ आया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड 10-15 मिनट्स एंड आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन कहां से आता है? दो तरह से सर आता है, लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिन समझते हो कभी? डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, वो सब, ठीक है। एक बार देखते, देखो, जोलोविच in his lecture of jurisprudence speaks about the interpretation. Thus, interpretation is usually said to be either legal or doctrinal. लॉ बोलता है कि जो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो लीगल होता है या तो डॉक्ट्रिनल होता है। इट इज लीगल when there is an actual rule of law which bind the judge to place a certain interpretation of statute. क्या बोला लॉ ने, फिर से पढ़िए। It is legal when there is an actual rule of law. जब कोई actual rule of law है, इट्स नॉट अ लॉजिक है ना, एक्चुअल, सुने पूरा अच्छे से, विच बाइंड द जज टू प्लेस अ सर्टन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट। मतलब लॉ का ऐसा मानना है कि कोई चीज रियल में हुई है, रियल में हुई है, और उसको मानते हुए जज ने क्या दिया, आपको जजमेंट दिया है, मतलब कोई रियल केस हुआ होगा, ठीक है। इट इज डॉक्ट्रिनल व्हेन इट्स पर्पस इज टू डिस्कवर द रियल एंड ट्रू मीनिंग। देखो सिंपल सी बात, जब मेरे पास में रियल मीनिंग है तो मैं कहाँ जाऊंगा? लीगल के पास। बट जब नहीं है तो मैं डिस्कवर करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? डॉक्ट्रिनल के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से बताता हूं। लीगल में क्या होता है, मेरे पास कोई चीज का प्रूफ है, सबूत है, ऐसा होता है, इज कॉल्ड एज लीगल। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में देयर आर 3 सीजन्स, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ये 3 है। अब ये डॉक्ट्रिनल नहीं है, ये लीगल है, क्योंकि ये होता है, ऐसा है। बट डॉक्ट्रिनल का मतलब क्या होता है कि सर कोई सिद्धांत जो कि बनाया जाता समय पे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं आपको, यहां पे देखो, अगेन आई रिपीट फ्रॉम स्टार्टिंग, एक बार पूरा पढ़ते हैं तो बेटर रहेगा आपको समझने में। चलिए, तो क्या बोला देखो स्टार्टिंग से, इट सेज इधर लीगल और डॉक्ट्रिनल, ठीक है। इट इज लीगल when there is an actual rule of law, actual पे ध्यान देंगे, actual rule of law, कोई rule of law चल रहा है, prevail कर रहा है, which binds a judge to place a certain interpretation of a statute। मतलब लॉ को जब बताया जाएगा, जज को बताया जाएगा कि देखो ये लिखा हुआ है, ऐसा तो देखो, जैसे कि मान लो कोई रेप केस हुआ है, तो रेप केस में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जो विक्टिम है जिसके साथ रेप हुआ है, अगर वो अलाइव है और उसके अगर एविडेंस दिया हुआ अपना, तो वो उसका एविडेंस इज वेरी मच रिलेवेंट अगेंस्ट द क्रिमिनल जिसने क्राइम किया हुआ है। और उसके पहले हमारे पास कितने सारे रेप केस इंडिया में हुए हैं जो कि क्या बन जाएंगे हमारे लिए? बेंचमार्क केस। वो केस का जजमेंट विल बी वेरी मच रेलेवेंट इन द अदर केस, और वो कौन से कैटेगरी में? लीगल में आएगा। तब जज ही नहीं बोलेगा कि देखता हूं, समझता हूं, सोचता हूं, उसके बाद बहुत बड़ा क्या है? बेंचमार्क है। बट दूसरा वर्ड था डॉक्ट्रिनल। डॉक्ट्रिनल यहां पे क्या होता है, सुनो अच्छे से, इट्स पर्पस इज टू डिस्कवर द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट। आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता है तो आप ढूंढने की कोशिश करते हो। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे, लीगल इज विच इज एक्चुअल, वो है, वो मालूम है हमको। और डॉक्ट्रिनल में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन समथिंग, आप किसी अजम्पशन पे ट्राई करके उसका ओरिजिन निकालते हो, ठीक है।
इसलिए देखो वहां पे लिखा हुआ है दैट्स अ लीगल हैज सब डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, ऑथेंटिक एंड यूजुअल। क्योंकि लीगल अगर है तो वो एक्चुअल है, और अगर एक्चुअल है तो वो क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, मतलब सही होगा, सही होगा। वो जरूरी नहीं गलत होगा, बट जो बेस्ड जो होता है ना वो किसी सिद्धांत पे आधारित होता है तो वो लॉजिकल होता है। लिंक सुनने में बहुत मजा आता है, जरूरी नहीं है वो सच हो, बस सुनने में मजा आता है, दैट इज लॉजिकल। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। देखो, इट इज ऑथेंटिक व्हेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेचर हिमसेल्फ। लॉ में लिखा हुआ है ऐसा सा होगा, ऐसा सा होगा, लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये फिर हो गया ऑथेंटिक, क्योंकि वो कहां से आया है, सोर्स से आया हुआ है। ठीक है ना, ऑथेंटिक। इट इज यूजुअल when it comes from source of other sources as custom or case law वगैरह जो भी है। Thus, when Justinian ordered that all the difficulties arising out of legislation should be referred to him for decision, he was providing for authentic interpretation। सुनो फिर से क्या बोला है, when Justinian ordered, जज ने जब बोला था that all difficulties arising out of legislation should be referred to him for decision, देखो कितना कॉन्फिडेंट था वो। Actually, he was providing for authentic interpretation, and so as he was the Prussian Code 1794, when it was laid down that judges should report any doubt of its meaning to the statute commission and abide by the ruling। तो शॉर्ट में कैसा हुआ था कि जो प्रूशियन कोड था 1794 का, उसके मुताबिक क्लियर था कि जजों को पूरे अधिकार है बताने का कि जो लॉ में लिखा हुआ है उसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो, जजमेंट दे सकते हो। तो जज कॉन्फिडेंट था बिकॉज ही नीड टू गिव जजमेंट एज पर द लॉ। बट आजकल क्या होता है, हमारी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे लॉ में जो लिखा हुआ है और जो रियलिटी होती है उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं कि जुवेनाइल, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, करंट सिचुएशन में क्या होता है, जुवेनाइल बच्चे जो होते हैं 18 ईयर से बिलो, उनको क्रिमिनल मानते नहीं है। पर आज की जो क्राइम हो रही है उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, क्योंकि उनका जो अपब्रिंगिंग हो रही है, उनके जो समाज के आसपास चीजें हो रही है वो इतनी डेंजरस हो रही है कि बेचारे वो ना चाहते हुए भी क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है आजकल। और ऐसे में दे हैव बिकम क्रिमिनल। रेप हो गया, ड्रग्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटी, मर्डर, हर तरफ में ज्यादा तो कौन है, बच्चे। यहाँ तक कि कसाब जो था वो भी बच्चा था, उसको कसाब पाकिस्तान वालों ने गुमराह करके, आतंकवादियों ने गुमराह करके भेजा। आई एम नॉट सेइंग कि वो इनोसेंट है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को जल्दी से मोल्ड किया जा सकता है। और आजकल के सबसे ज्यादा लोग क्रिमिनल लोग जुवेनाइल है 18 से बिलो। बट सर हमारे पास लॉ में उसके पास प्रोविजन नहीं है। बेचारे जुवेनाइल क्रिमिनल को हम कहाँ भेज देते हैं, जेलें भेज देते हैं, यहाँ भेजते हैं बाल सुधार गृह। वी सेंड दैट पर्सन टू बाल सुधार गृह तो दैट बच्चा सुधर जाए। सर क्यों सुधार रहे हो उसको? यू नीड टू चेंज द लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल। द एज ऑफ माइनर शुड बी 16 नाउ इट इज 18 बट इट शुड बी 16, कम होना चाहिए। बट अब गवर्नमेंट ने किया नहीं कम उसको, क्योंकि जिस समय 18 ईयर्स की एज होती थी माइनर की, उस जमाने में जो हमारा सिलेबस था या हमारा जो करिकुलम था या हमारी जो दुनिया थी वो उस तरह से ठीक थी। 18 साल के बच्चे सच में छोटे होते थे। पर आज का जो कल्चर हो चुका है वहाँ पे 16 भी आई एम वेरी मच डाउटफुल नाउ। 16 में भी बच्चे बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। मैं अच्छी बात बुरी बात हर की बात कर रहा हूँ, क्राइम की बात भी करूँ तो भी बच्चे आगे हैं, पढ़ाई में भी कितने अच्छे अच्छे बच्चे। पीपल गो टू नासा, पीपल गो टू गेट स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दिस थिंग, कितने अच्छे अच्छे नॉलेज होते हैं बच्चों को जो हम बड़े बड़े लोगों को नहीं होते। तो अच्छी बात भी बच्चे आगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे बुरी में ही आगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसे में ऑथेंटिक वर्ड का भी काम नहीं आता। ऑथेंटिक में लिखा हुआ है कि माइनर कम एज 18+ ऑथेंटिक। सर बट कई बार ऑथेंटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्ट्रिनल, लॉजिक भी जरूरी होता है। सर 18 साल से ऊपर मेजर होता है, 18 के नीचे वाले सब माइनर होता है। माइनर मतलब बच्चे, समझता नहीं बच्चों को कुछ। बट सर ये लीगली सही नहीं लगता मुझको, लॉजिकली बहुत ही वाहियात डेफिनेशन है हमारे माइनॉरिटी की। 18 साल से नीचे माइनर लॉजिकली बहुत ही वाहियात है। इट शुड बी रिड्यूस्ड टू 16 और 15 आई गेस। ठीक है, एनीवेज एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिनल ये बता चुका मैं आपको। Divided into two categories, grammatical and logical. Grammatical when the court applies only the ordinary rules of speech and finding out the meaning of the word. Finding out मतलब अगेन मेरे पास उसका आंसर नहीं है, हम based on something क्या कर रहे हैं, grammatical word से निकाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको याद है वो बताया था कैपिटल ऑफ कंट्री इज लार्ज। अब लार्ज मतलब लार्ज और नॉर्मल लार्ज इज एरिया, तो वो लार्ज वर्ड रिलेट किससे करता है, दिल्ली से। ऐसा लिंक लगाना जरूरी है हमको, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एंड लॉजिकल का मतलब बताया था व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राइज टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट, इट गोज इनटू लॉजिकल वे बियॉन्ड द थिंग्स।
तो 4 बातें मैंने बताई, वैसे तो फ्लो चार्ट में 2 बताई, लीगल और डॉक्ट्रिनल। लीगल में फिर 2 कैटेगरीज थी हमारे पास, एक तो था कौन सा वाला, ऑथेंटिक वाला, जो सोर्स से आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना घटिया है, गलत है, क्योंकि वो सच में बहुत 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 परफेक्ट होता है, ऑथेंटिक वाला। और यूजुअल का मतलब होता है जो लिखा नहीं है बट वो यूजुअल वे है, चले आ रहा है, इट्स ए यूजुअल प्रैक्टिस, बोलते ना, यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। सर दिखाओ ना कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है बट ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूजुअल वे। बट दोनों के दोनों लीगल कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा बताया मैंने आपको डॉक्ट्रिनल, जिसका कोई बेस नहीं होता है पर हम दोनों में ट्राई करते हैं, बट लॉजिकल होता है, ठीक है। तो ये भी हमने बात करते हुए देखा, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हुए चलेंगे एक बार आप अच्छे से, ठीक है। लास्ट के 2 मीनिंग्स, क्या डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में, व्हाट डू मीन बाय द 2 डिफरेंट वर्ड्स, एवरीवन नोज नाउ अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन नाउ। सिंपल सा मीनिंग, कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई चीज बनाना, इंटरप्रेट का मतलब बनी हुई चीज को सिर्फ समझाना, सिंपल, इतना सिंपल सा मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। तो जब कोई चीज का मीनिंग होता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन, जो बना है, रेडीमेड है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक बिहाइंड दैट, इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई चीज जिसका कोई बेस या आधार नहीं है, वो हम आपको बना के दे रहे हैं, ढांचा नए से कंस्ट्रक्ट करके दे रहे और फ्रेम करके दे रहे, इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। तो देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन विच इज एग्जिस्टिंग, जो पहले था, जो पहले था उसको मैंने आपको क्या किया हुआ है, समझा के दिया हुआ है, इंटरप्रेट करके दिया हुआ है, जो मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने में। और दूसरा वर्ड है कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑपोजिट, दैट इज अ पर्सन डजंट हैव द आंसर, ही ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट दैट, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। देखो पूरा पढ़ते समझ में आएगा। इट वुड बी वर्थवाइल टू नोट एट दिस स्टेज इटसेल्फ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। While more often that not, the 2 terms are used interchangeably to denote a process adopted by the court to ascertain the meaning of legislative form in which it is expressed, these 2 terms have different combination, जो मैं बताना चाहता हूँ। The cardinal rule of construction of statute is to read it literally, which means to by giving the word used by the legislature their ordinary, 3 वर्ड पे ध्यान देंगे, ordinary, natural and grammatical meaning, ordinary, natural and grammatical meaning. If such reading leads to absurdity and words are subscribable, मतलब suspicious उसमें arouse होता है with another meaning, the court may adopt the same. If there is no alternative construction is possible, then always go for the literal interpretation. तो बहुत सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ फास्ट वापस से, क्योंकि कई बार आपको ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और बेटर वर्ड यहाँ समझाऊंगा आपको मैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। पहले वो भी पढ़ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस, मतलब देखो फिर से बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन का मतलब ट्रू सेंस पता करना, जो है, जो है, मतलब मैं आपको जब इंटरप्रेट करता था बताता हूं, देखो ऐसा लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया माइनर के बारे में, मुझे बताया माइनर का जो एज का बताया मैंने आपको, तो एज शुड बी 18 और 16, आई सेड दैट इट शुड बी 16, ये इंटरप्रिटेशन की कंस्ट्रक्शन है, ये है कंस्ट्रक्शन। मेरे को लगता है कि एज ऑफ माइनर शुड बी इंप्रूव्ड, इसको 16 कर देना चाहिए, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने पता लगाया। और एक होता है इंटरप्रिटेशन, एज माइनर की कितनी होती है, 18, 18 से ऊपर क्या होता है मेजर, 18 से नीचे होता क्या होता है माइनर। इट इज गिवन बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जो जो लिखा हुआ है लॉ में वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, समझा दिया, इज इंटरप्रिटेशन, द ट्रू इंटेंशन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैंने पढ़ो पूरा। Construction is drawing the conclusion respecting subject that lie beyond the direct expression and of the text, and that's why मेरे हिसाब से construction is a beautiful thing compared to interpretation, ठीक है ना। It is a duty of the court to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equally gathered from the word used. अगर सब कुछ easy है, सब कुछ gather हो सकता है, तो always go with the word interpretation, सिर्फ समझाना है। बट जब कुछ चीज समझाने से नहीं होता है, उसको बनाना भी पड़ता है, तो इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा वर्ड है बच्चों, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, ठीक है। सो ये लाइन आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन। 10 where the court adheres
टू द प्लेन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, क्या बोलेंगे इसको, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। When the court adheres to the plain meaning of the language used by the legislature, it would be example of interpretation. लिखा हुआ है, समझा दिया है, example of interpretation. But where the meaning is not plain, ये जो माइनर 18 होना चाहिए, 18 है बट हुआ कितना है 16, होना तो चाहिए 15, ऐसा वैसा बहुत सारी बात है. The court has to decide whether the wording was meant to cover the situation before the court. माइनर की एज कितनी होनी चाहिए थी, 18. ये बताया था 2000 के पहले. उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी, सब कुछ बहुत सिंपल लाइफ थी और तब 18 ईयर का एज प्रॉपर था. बट आज का एज 18 ईयर्स के हिसाब से नहीं है, ट्रस्ट मी. और ऐसे में हियर द कोर्ट वुड बी रिजॉर्टिंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन. हाउएवर द टू टर्म्स दिस वर्ड्स ओवरलैप ईच अदर एंड इज रादर डिफिकल्ट टू स्टेट वेयर इंटरप्रिटेशन लीव्स ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन बिगिंस. मतलब ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन छोड़कर कंस्ट्रक्शन करोगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है. जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 18 ईयर्स की एज माइनर के लिए सही नहीं है, इट शुड बी 16, कहने के मैं इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ, बट बातों बातों में मैं नया प्रोविजन भी बनाना चाहता हूँ. तो आई एम ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग इट, बट ऑल्सो आई एम प्रूविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट. और बैकग्राउंड कभी भी इंटरप्रिटेशन में आता है, तो इसलिए ये ओवरलैप इन्होंने बताया. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया अब तक के लिए. ठीक है ना, ये आपका होमवर्क हो गया. प्लीज डू इट एट होमवर्क नाउ. टॉपिक का नाम बहुत सिंपल सा है, व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन. इतना घटिया सा क्वेश्चन हो गया ये, व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन. व्हाई, आई डोंट नीड टू टेल यू राइट नाउ. पिछले घंटे भर का लेक्चर मैंने जो लिया है वो इसी पर्पस के लिए लिया है, बताने के लिए कि आपको सही समझ नहीं आता. कई बार मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बेचारे बच्चे हो, मैं तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं मालूम होता है कि वो लॉ उस समय किस सेंस से बोला गया है. एंड वी नीड द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है ना, तो बस यही रुकते फिर हम लोग आज. ये एक होमवर्क कर लीजिए आप लोग, ये पूरा 2 पेज का होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ तक के. ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. आपका जो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंटरप्रेट. उसमें इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब बातें. और रूल्स पढ़ेंगे. मेरे पास 5-6 रूल्स है. लिटरल कंस्ट्रक्शन है, रीजनेबल है, हार्मोनियस है, मिसचीफ है, एजुजियम जनरस है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है. आई विल एक्सप्लेन इट एवरीथिंग वन बाय वन. बट मीनवाइल आपको ये 2 होमवर्क में दे रहा हूँ पेजेस. ये 2 पेजेस लाइन टू लाइन लंबा है बट टफ नहीं है. तो आपको लगेगा सर तुषार से छोड़ दिया है ना, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको पढ़ ले. जस्ट व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन. ठीक है ना, तो इतना पढ़ के रखिए आज के लिए. वापस हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू इंटरप्रेट, एड क्या क्या इंटरप्रेट करने के और आपको कैसे इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिल सकती है. ठीक है ना, तो आई होप आपको ये लेक्चर पहला वाला पसंद आया होगा. बहुत सिंपल तरह से मैंने समझाया है विद एग्जांपल्स. और आपको और अगर मजा लेना है इस चैप्टर का, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जरूरी है. उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इंटरप्रेट करने की अलग अलग तरीके होते हैं. तो इन दिस वीडियो विल स्टॉप हियर and we'll see you in the next video soon. Till then, bye bye and take care.